हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन एवं उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव। राइट, तो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बीए 6 सेमेस्टर की बुक है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब की फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, सिलेबस देखना है, आप मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके ज़रूर देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। विस्थापन और उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और आर्थिक क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइग्रेशन। आपको पता है काफ़ी लोग जो है यूपी के, बिहार के और कई स्टेट के जो है दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाते हैं। मान लीजिए दिल्ली में रहने लग जाते हैं, या पंजाब में या मुंबई में जाके रहने लग जाते हैं, ताकि उनको शिक्षा मिल सके, उनको अच्छी रोज़गार मिल सके। तो इसलिए जो है कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह बस जाते हैं। तो उसी क्या कहते हैं, विस्थापन। ये लोग जो है विस्थापित कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब कोई पर्सन अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे जगह जाकर रहने लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम विस्थापन। अंडरस्टूड। तो अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। सन 1947 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा। 1947 में हमारा क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था, तो जो पंजाब के लोग हैं वो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के लोग हैं पंजाब में, ऐसे मिक्स हो गए थे। राइट, तो जो पाकिस्तान से लोग पंजाब में आए थे, तो पंजाब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन को समझने के बाद इसका आपको पहले तो ये लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन हुआ था और इसका क्या परिणाम है। 18 जुलाई 1947 को एक एक्ट हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट। तो जो विस्थापन है, जो माइग्रेशन है, उसका ये परिणाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। राइट, और इसके बाद क्या समस्याएं आई, जो पाकिस्तान के लोग थे उनके व्यवसाय और जो भारत के लोग थे उनके व्यवसाय, काम एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, इनको कौन कौन सी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, फिर इन समस्याओं को दूर कैसे किया गया, ये सारा आपको इसमें लिखना है। अब हम पढ़ते इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव। पहला तो आपको बताना है कि आर्थिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव के भी दो टाइप है। पहला है औद्योगिक प्रभाव और उसके बाद है कृषि पर प्रभाव। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्थापन का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ा, किसका, विस्थापन का, ये आपको पढ़ना है। तो अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ, औद्योगिक प्रभाव की बात करूँ, इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ कुशल मुस्लिम श्रमिकों का निष्कासन। जितने भी कुशल मुसलमान श्रमिक थे, यानी कि स्किल्ड मजदूर थे, उनका क्या हो गया था, निष्कासन हो गया था। कहाँ पे हुआ था निष्कासन, पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो पूर्वी पंजाब है वहाँ पे जितने भी अच्छे वर्कर्स थे, अच्छे मज़दूर थे, जिनको काफ़ी नॉलेज था, स्किल था, उनका विस्थापन कहाँ पे हो गया, पाकिस्तान में हो गया, सॉरी, पंजाब में उनका निष्कासन हो गया। तो ये आपको बताना है। अब जब पंजाब से जब ये पाकिस्तान में चले गए, तो पंजाब की जो इंडस्ट्री थी, जैसे धातु कला इंडस्ट्री या रेल निर्माण इंडस्ट्री, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। नुकसान क्यों पहुंचा, क्योंकि यहाँ के जो कुशल श्रमिक थे वह पाकिस्तान में चले गए थे ड्यूरिंग पार्टीशन। राइट, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लिखना है। उसके बाद हिंदुओं में शारीरिक श्रम की कमी। जो पाकिस्तान के लोग जो भारत आए थे, ठीक है, जो पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, उनमें जो है शारीरिक श्रम की कमी थी, वो इतना शारीरिक काम नहीं कर पा रहे थे। राइट, और गैर जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे या उच्च व्यावसायिक योग्यता के जो स्वामी थे, और वे जो शारीरिक श्रम है, यानी कि जो फिज़िकल वर्क है, वो नहीं कर सकते थे, जिससे क्या हुआ, भारत पर बहुत एक बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और आपको तो पता है कि भारत में शारीरिक श्रम की कितनी मांग थी पहले के समय में, तो इसलिए जो है इससे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट है आपको नगरों में भीड़ भाड़।
नगरों में भीड़ भाड़ कैसे होगी? जब एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन जाएगी तो इससे नगर में जो है भीड़ भाड़ होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी, इंडस्ट्री में भी समस्याएं उत्पन्न होगी और जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और कहाँ कहाँ से लोग आए, गैर मुसलमान आए, मुसलमान आए, शहरों में कैसे बसे, पूर्वी पंजाब में बड़े नगर नहीं थे, फिर वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें, ये सब आपको नगरों में भीड़ भाड़ लिखना है। ये आप पढ़ोगे आपको समझ आने लग जाएगा। फिर औद्योगिक उत्पादन में चहुमुखी पतन, जो इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे जो उत्पादन में इतने अब उत्पादन नहीं होने लगे थे, उनमें कमियां आने लगी थी, पतन होने लगा था इंडस्ट्री प्रोडक्शन में। तो भारत में जो है शरणार्थियों का भारी संख्या में प्रवास ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हुआ जब इनको रोजगार प्रदान करना संभव नहीं था। उस समय रोजगार नहीं था और उसी समय जो है एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या करना स्टार्ट हुए, प्रवास। और उस समय जो है आपको पता है यातायात कितने अच्छे साधन भी नहीं थे, जिससे जो है इंडस्ट्रियल को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा या आघात पहुंचा, ठीक है। और लोगों को रोज़गार देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ऐसे समय में खास करके। नेक्स्ट है शहरों के, शहरी जो केंद्र होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, केंद्र होते हैं, उन पर क्या हुआ, दबाव पड़ा। उन पर दबाव कैसे पड़ा? यह सराहनीय है कि भारत सरकार ने सहायता और पुनर्वास के बोझ को खुद वहन किया था, मतलब उन्होंने खुद ही इसको सलूशन निकाला था पुनर्वास को। अल्पावधि में भारी मात्रा में आए शरणार्थियों के लिए खाद्य सामग्री और ठहरने की व्यवस्था की थी। भारत मात्रा में चिकित्सा एवं सफाई सुविधाएं उपलब्ध की जानी थी। धीरे धीरे शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या क्या हुई, उपस्थित हो गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ कराना था लेकिन समस्या भी आ गई थी। सरकार ने जो है पुनर्वास वित्त निगम के द्वारा ऋण एवं साख की सुविधाएं प्रदान की गई। नए निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाई गई जिससे लोगों के स्थायी रूप से ठहरने की उचित व्यवस्था की जा सके। सरकार ने अनेकों प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, नए इंडस्ट्रियल संस्थानों एवं व्यापारिक स्वामित्व को प्रोत्साहित किया, विस्थापित लोगों को सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई। तो शहरी जितने भी शहरी इलाके थे, वहाँ के जो मुख्यालय थे, जो सरकारें थी, उन्होंने समस्याओं का निपटारा पाने के लिए या हेल्थ से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड उन्होंने क्या कराया, उपलब्धियाँ कराई। और साथ ही साथ उन्होंने जो है कुछ योजनाएं बनाई, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिश किए। तो आपको इसमें ये लिखना है। नेक्स्ट है नए आर्थिक कार्यों के लिए ऋण व्यवस्था। अब नए आर्थिक काम होते हैं, उसमें कर्ज लेना, कर्ज की व्यवस्था, ऋण होता है कर्ज। सरकार की ओर से नए शहरों में जो है विस्थापित किए गए लोगों के लिए नए आर्थिक कार्य को करने के लिए पूर्ण सहायता दी गई, ठीक है। नए आर्थिक कार्य जितने भी आर्थिक आर्थिक इन द सेंस इंडस्ट्री है, किसी माल को तैयार करना, इंडस्ट्री में क्या जाता है, आर्थिक चीज़ें आ जाती है, कृषि है, तो इनके कामों को करने के लिए धनराशि जो है इन लोगों को दी गई, ठीक है, ताकि इनकी मदद हो सके, सहायता हो सके। शहरीकरण में वृद्धि हुई, पॉपुलेशन जो है शहर में भी आई। विस्थापीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है शहरीकरण में पड़ा। वहाँ के शहरीकरण के जो इंडस्ट्री थे उसके विकास के कारण ही जो है सकारात्मक एक पॉइंट दिखता था जहाँ लोग खींचे चले आते थे, क्योंकि शहरी इलाकों में इंडस्ट्रियल अच्छा होता है, राइट, रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा होते हैं। उसी के कारण शहरीकरण में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। सुविधाएं भी जो है शहर में ज़्यादा होती है गांव के मुकाबले। तो पॉपुलेशन कहाँ बढ़ेगा, शहर में बढ़ेगा, व्यवसाय को लेकर, रोजगार को लेकर, व्यापारियों को लेकर। तो इसमें आपको ये लिखना है। तो आपने देखा आर्थिक प्रभाव का पहला पॉइंट था इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, जिसमें 7 पॉइंट्स आपको याद करने ही करने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 7 पॉइंट्स। अगर आपके माइंड में और है आप और लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसका, विस्थापित, माइग्रेशन का। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर जब लोग विस्थापित होते हैं तो उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव पड़ता है शरणार्थियों के लिए निम्न स्तर की भूमि होती है। विभाजन के साथ साथ पंजाब को अपने नियंत्रण केंद्र और राजधानी लाहौर से क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। इसके साथ पश्चिम पंजाब में क्या हुआ,
उपजाऊ भूमि तथा जीवन रेखा रूपी नहर व्यवस्था को खो देने का भी नुकसान उठाना पड़ा। विस्थापन की पश्चिम पंजाब कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे जो है उपजाऊ भूमि थी, तो पार्टीशन के टाइम जो है वो जो पंजाब, पूरा जो पंजाब था आधा बट के पाकिस्तान में चला गया, आधा बट के पंजाब में आ गया। तो जो पाकिस्तान में था वहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, अच्छी भूमि थी, तो उनको जो है पंजाब वालों को इसका भी नुकसान उठाना पड़ा, राइट। विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नव विभाजित पंजाब में शरणार्थियों की भारी संख्या समाहित हुई, परंतु ज़मीन और आबादी के आदान प्रदान में या नुकसान में ही रहा। और वैसी बात है, जब माइग्रेशन होगा लोग ही एक दूसरी जगह से जाएंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपने साथ ज़मीन भी लेकर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो है ज़मीन का ज़्यादा नुकसान इन्हें झेलना पड़ा। न केवल यह सरकार के सामने आया कि शरणार्थियों के लिए बहुत कम भूमि रह गई है, यह भी देखा गया कि अच्छी कृषि योग्य भूमि बंटवारे में पाकिस्तान को प्राप्त हुई। पार्टीशन के बाद पंजाब के पास रेगिस्तानी इलाका नहीं था, लेकिन यह भूमि उपभोग की अपेक्षा उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका भी नहीं था, लेकिन जो भी भूमि थी वो भी उत्पादन के लिए इतनी पर्याप्त नहीं थी कि अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन किया जा सके। तत्कालिक स्थिति के अनुसार यह खाद्य उत्पादन की मांग को पूरा नहीं कर सकती थी। उसके बाद है कृषि जो क्षेत्र है उसमें क्या आए, नए नए आयाम आए, नई नई चीज़ें आई। कृषि साधनों की कमी के कारण जो पूर्वी पंजाब के कृषक अपने हाथों से खेती करने के लिए बाध्य थे। वास्तव में पाकिस्तान में सामान्य तौर पर प्रचलित अप्रत्यक्ष भूमि स्वामित्व यहाँ समाप्त हो रहा था। ऐसी कठिन परिस्थितियाँ इन किसानों को उपयोगी उत्पादन इकाइयाँ बनाने के लिए प्रेरक सिद्ध हुई। काफ़ी संख्या में किसानों ने खेती में मशीनी उपकरणों का अपना लिया था। ठीक है, मशीनें आई, जैसे कि ट्रैक्टर आया, ट्यूबवेल आया, इसमें निवेश करना इन्होंने स्टार्ट किया। कृषि सहकारिता तथा गांव में बीजों व खाद की किस्में सुधार का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। कृषि में विविधता के रूप में मुर्गी पालन और दूध उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। तो कृषि क्षेत्र में क्या आए, नए नए आयाम आए, नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई आना। फिर जब नई नई चीज़ें आना स्टार्ट होगी तो कृषि उत्पादन जो है उसमें वृद्धि तो होगा ही, कृषि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे योजनाएं बता रखी है। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना में कुल कृषि उत्पादन 76.5% बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि योजना का मकसद ही यही था कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाना। खेती के अधीन भूमि को बढ़ाने के कारण उत्पादन में वृद्धि भी हुई। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कृषि उत्पादन में सालाना इतना जो है प्रतिशत निरंतर वृद्धि हरित क्रांति से पूर्व ही दिखाई देने लगी थी, 2.5। नए बीज, खाद, नई कृषि प्रणाली आदि के कारण उपज में तीव्र गति से वृद्धि हुई। पंजाब हरियाणा प्रदेश को प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही लाभ नहीं हुआ, बल्कि यह सब यहाँ के किसानों की कड़ी मेहनत एवं परिस्थितियों के कारण संभव हो पाया। तो क्या कारण थे कृषि में उत्पादन में वृद्धि आई? क्योंकि खाद अच्छा था, नए बीज थे, नई कृषि प्रणाली थी और किसानों की सबसे बड़ी मेहनत थी। इसलिए क्या हुआ, कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई। फिर है शरणार्थियों का अति परिश्रमी स्वभाव। जो शरणार्थी आए थे, जो माइग्रेटेड पीपल थे ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग थे। कुछ ऐसे नहीं कि सारे ही मेहनती थे, बट हाँ कुछ थे उसमें से मेहनती भी थे। उन स्थानों पर जहाँ शरणार्थी रहने लगे बड़ी तेज़ी से विकास होने लगा। यदि पंजाब के उन क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करें जहाँ सबसे अधिक व सबसे कम शरणार्थी स्थित हुए थे, तो उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास के सूचक परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। पंजाब और हरियाणा में फिरोजपुर और करनाल ऐसे स्थान थे जहाँ सबसे ज़्यादा शरणार्थी आकर बस गए। इन दोनों जिलों में तुलनात्मक रूप से कृषि में अधिक विकास हुआ है। ठीक है, तो जहाँ शरणार्थी रहते थे वहाँ पर स्पेशली हरियाणा में और फिरोजपुर में कृषि का क्या हुआ है, विकास हुआ है। लास्ट पॉइंट देखना है हमें, ग्रामीण समृद्धि। पंजाब के लोग समृद्धशाली बन गए क्योंकि पार्टीशन जब पैदा हुई, ऐसी जब परिस्थिति के द्वारा ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र की मौलिक पूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो गई थी। उसके बाद विकास की दर में उच्च स्तरीय वृद्धि हुई, जिसके बाद हरित क्रांति से होने वाले कृषि विकास की नींव रखी गई। पंजाब में अप्रत्याशित ग्रामीण समृद्धि लाने शरणार्थी किसानों की भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण थी। ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा का तीव्र आर्थिक विकास
विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी अधिक थे वहाँ पे हुआ था आर्थिक विकास, जहाँ पे शरणार्थी क्या थे, अधिक थे। ऐसा कहा जाता है ग्रामीण समृद्धि हुई इसके कारण। हमने कितने पॉइंट्स पढ़े कृषि पर प्रभाव के, आपको याद होने चाहिए। टोटल 5 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स हमने देखा शरणार्थियों के लिए निम्न स्तर की भूमि। उसके बाद हमने पॉइंट्स देखा कृषि क्षेत्र में नए आयाम। देन कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि होने लगी, शरणार्थियों का अति परिश्रमी स्वभाव और ग्रामीण समृद्धि। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब सामाजिक प्रभाव यानी कि समाज पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। पहला इम्पैक्ट जो है माइग्रेशन से समाज का क्या प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट है नैतिकता का तीव्र पतन। पंजाब विभाजन के बाद लोगों के नैतिक जीवन में तीव्रता से गिरावट आ गई। ठीक है, अब उनका जो जीवन था उसमें नैतिक जीवन में क्या आ गई, गिरावट आ गई। मजबूरीवश विस्थापन के द्वारा गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न होने से अनेकता में वृद्धि हो गई। पूर्वी एवं पश्चिमी पंजाब में व्याप्त अराजकता एवं कानून व्यवसाय की कमी ने सभी सामाजिक मर्यादा और संवेदनशीलता को समाप्त कर दिया। दोनों पंजाब में लगभग 50,000 स्त्रियाँ अपहरण की गई। ठीक है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं माइग्रेशन होने के बाद, जितने भी संकट उत्पन्न होते हैं आर्थिक सामाजिक, तो इसमें सामाजिक ही लिखना है। दंगे हुए, हत्याएं हुई, अत्याचार हुए, अपराध हुए, तो नैतिकता जो थी वो अनैतिकता में बदल गई। नैतिकता का क्या हो गया, पतन हो गया, नष्ट हो गया नैतिकता लोगों में। फिर है सामाजिक संरचना में तीव्र हलचल। तो पार्टीशन के कारण क्या हुआ, सामाजिक ढांचे में तेजी से चेंजेस आए। शरणार्थियों नए वातावरण में एकाकीपन यानी कि अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि नया नया वातावरण था। तो संस्कृतियों में अधिक भिन्नता नहीं थी, फिर भी विस्थापित लोगों को अपरिचित लोगों के मध्य जीवन गुजारना था, नए संबंध विकसित करने थे। और वैसी बात है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अकेलापन लगता है, लोग नए नए दिखते हैं। भली संस्कृत सेम हो, अगर हम इंडिया की बात करें, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको पहला दिन अकेला महसूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे आप घुले मिले लग जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान से लोग भारत आना स्टार्ट हुए, तो अपरिचित लोग थे, बाद में इन्होंने अपना संबंध विकसित करना स्टार्ट कर दिया था। बिरादरी का भय ना होना। समान बिरादरी और जाति के लोग विभिन्न गांव व शहरों एवं जिलों के विभिन्न भागों में फैल गए थे। परिणाम स्वरूप बिरादरी द्वारा लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों में ढील महसूस की जाने लगी और अधिकांश लोग एक दूसरे से अपरिचित थे, क्योंकि सभी विभिन्न क्षेत्रों से आकर एक स्थान पर रह रहे थे, एक ही गांव में रह रहे। शरणार्थी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। परिणामतः पूर्वी पंजाब में स्त्रियों को अगवा करना और चोरी आदि की घटनाएं बढ़ गई। बिरादरी का डर इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा होता है ना कि आसपास के लोग हमें जानते हैं तो हमें डर रहता है थोड़ा सा समाज से, लेकिन जो लोग थे एक दूसरे से अपरिचित थे, यानी कि एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं था कि हाँ समाज उनको ऐसा कहेगा। तो वहाँ पे जो है स्त्रियों को अगवा किया जाता था, चोरी किया जाता था और काफ़ी घटनाएं होती थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नया सामाजिक विकास हुआ। भारत के पार्टीशन के बाद प्रवासियों के विस्थापन के कारण देश की जो सामाजिक व्यवस्था में शरणार्थियों का नया तत्व जुड़ गया। जनता में आपसी मेल मिलाप से सामाजिक विकास होने लगी। ठीक है, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ बोलचाल रखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो मेल मिलाप होने से एक समाज का क्या होगा, विकास होगा। रावलपिंडी और मुल्तान डिवीज़न से व्यापारी सिखों एवं हिंदुओं की भारी संख्या पूर्वी पंजाब के पिछड़े कस्बों और गांव में आकर बस गई। तो जो रावलपिंडी है और जो मुल्तान डिवीज़न है, वहाँ के व्यापारी सिखों और हिंदुओं की भारी संख्या जो है कहाँ पे बस गई, पूर्वी पंजाब के पिछड़े कस्बों और गाँव में। उसके बाद सामाजिक जीवन के मनोभाव में तेजी आने लगी। निम्न स्तर की जो दुकानें थी, उनके जो बाज़ार थे, उनमें परिवर्तन आना स्टार्ट हो गए। तो ये आपको लिखना है कैसे एक नया समाज का विकास होने लगा जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ था, तो लोग जब माइग्रेटेड होना स्टार्ट हुए थे। तो फिर स्त्रियों पर उदारतापूर्ण असर हुआ। कैसे हुआ हम पढ़ लेते हैं। पूर्वी पंजाब के जिलों के कस्बों के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े थे।
ठीक है। तो पंजाब की जो पूर्वी इलाका है वहाँ के लोग पिछड़े हुए थे सामाजिक रूप से। उनकी स्त्रियाँ क्या करती थी, घूंघट में रहती थी। पहले तो काफ़ी गांव के लोग घूंघट ही में रहते थे, पूर्वी पंजाब में भी वैसे ही घूंघट में रहते थे। जो शरणार्थी थे स्त्रियों ने विशेष रूप से रावलपिंडी डिवीजन से कस्बों के सामाजिक जीवन को क्या कर दिया था, उज्जवल कर दिया था। किसने? शरणार्थी ने। जो लोग माइग्रेटेड होकर आए थे उन्होंने जो है सामाजिक जीवन को अच्छा कर दिया था। पश्चिमी पंजाब की स्वतंत्र एवं सहज संस्कृति ने पूर्वी पंजाब की स्त्रियों पर उदारतापूर्ण प्रभाव डाला और उन्हें पश्चिमी पंजाब से आई स्त्रियों से प्रभावित होकर पर्दा प्रथा को त्याग दिया। ठीक है। तो जो पाकिस्तान से स्त्रियाँ आई थी, घूंघट में रहती थी, पर्दा पर्दा रखती थी, तो उन्होंने भी जो है पूर्वी पंजाब से प्रभावित होकर इस पर्दा प्रथा को क्या कर दिया, त्याग दिया। विभाजन के बाद शरणार्थी स्त्रियों ने पंजाब की स्त्रियों के सामाजिक दायरे को और बढ़ा दिया। राइट। विवाह की आयु बढ़ा दी, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, पर्दा प्रथा को हटाया और मतलब स्त्रियों के प्रति शिक्षा के, कॉलेज के लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ हुआ, व्यवसाय के लिए भी काफ़ी कुछ हुआ। फिर है प्रतिस्पर्धा की भावना में नवीनता। प्रतिस्पर्धा होता है कंपटीशन। ठीक है। विस्थापित लोगों के आगमन पर जो है कंपटीशन की एक नवीनता आई। एग्रीकल्चर हो या व्यापार हो, संबंधित समुदाय को जो पाकिस्तान में अपना कुछ गांव गंवा चुका था, उन्हें क्या करनी पड़ी, एक नई शुरुआत करनी पड़ी। उनके कठिन परिश्रम और सुरक्षा की, ये दिख नहीं रहा है कि भारी है शायद, कि भार ने, सुरक्षा की भार ने उनके जीवन में आई भयावह स्थिति से बढ़ने योग्य बनाया। तो होता है ना कि अगर हम बहुत कठिन अपनी लाइफ को झेल रहे होते हैं तो वो हमें और ज़्यादा अच्छा बना देती है। अगर हम अपनी कठिन समस्याओं से लड़ रहे होते हैं तो ये चीज़ आपको लिखना है। स्थानीय लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत छोटे छोटे कामों से की, लेकिन उनकी कुशलता, परिश्रम और ग्रहणशीलता थी जिन्होंने उन्हें नए आयाम में स्थित होने में सहायता प्रदान की। ठीक है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इजी टू रिमेंबर एंड अच्छा है पढ़ने में। उन्नतिशील विचार। प्रवासी किसान अपेक्षाकृत अधिक उन्नतिशील और अच्छी स्थिति में थे क्योंकि उनके पास क्या था, कृषि करने के लिए अधिक भूमि थी। जब इन विस्थापित लोगों को कम उपजाऊ भूमि दी गई तो उन्होंने इस भूमि पर समान तकनीकी प्रयोग किया जिसके द्वारा उनकी भूमि अधिक लाभकारी बन गई। इस तकनीकी के प्रयोग से वे क्या बन गए, अमीर बन गए, समृद्धशाली बन गए। इससे स्थानीय लोग भी इस नई तकनीकी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। तो एक उन्नतिशील विचार आए लोगों के बीच में, उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनकी जो जीवन शैली है वो अच्छी हो सके। फिर बाज़ारों में नवीनता आई। अनेक जो कारीगर थे, श्रमिक थे, दुकानदार थे, अन्य व्यवसायी ग्रामीण क्षेत्र से नगरों में बस गए, जिससे सामाजिक रूप से जनता में जो है विविधता दिखाई देने लगी। गैर कृषक और छोटी भूमि के स्वामी ने छोटे छोटे व्यवसायों को अपना लिया था, तो इससे बाज़ार खुलने लगी। कैसे कैसे बाज़ार, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन के, पाउडर के, शीशा, सुगंधित तेल। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, बाज़ारों में नवीनता। ठीक है। अब आप पढ़ लेंगे ये तो आपको पढ़ने में, समझने में आसान हो जाएगा। उसके बाद है वस्त्र एवं फैशन में नवीनता। इसमें भी नवीनता आई। जब इंडस्ट्री आया तो इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो कपड़ों में फैशन आया। ठीक है। तो पहले सिर्फ धोती का ही यूज़ होता था, पुराने फैशन की कमीज धोती का यूज़ होता था, अब पुराना माना जाने लगा। उसके बाद जो है बूट शर्ट, पैंट, ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें आई। महिलाएं ने भी जो है फैशन को अपनाया, पंजाब की, हरियाणा की। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। आभूषण, सौंदर्य, ये जो सारी चीज़ें हैं वुमेन को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। फिर हम महिलाएं द्वारा पर्दा प्रथा का परित्याग। तो पर्दा प्रथा पूर्व से ही क्या था, प्रचलन में था, आपको पता है। औरत जो है घूंघट डाल के रखती थी। शिक्षा की नई प्रणाली, रोजगार, विस्थापित लोगों जो परस्पर संवाद, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं शहरीकरण ने पर्दा प्रथा के प्रचलन को कम कर दिया। तो आपको ये लिखना है कि कैसे जब नई टेक्नोलॉजी आई, शहरीकरण हुआ, नए परिवर्तन हुए सामाजिक आर्थिक, तो इससे जो है महिलाओं ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया।
आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी महिलाएं ने भी शिक्षा लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनको भी स्किल देना स्टार्ट कर दिया ताकि उनमें भी कुछ चेंजेस आए, और वो भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ताकि वो नई नई चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन सांस्कृतिक भावना का विकास। तो आपको पता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे उनका खान पान अलग रहता है, उनका रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनकी भाषा जो है वो थोड़ी अलग रहती है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो इससे क्या हुआ, जो है इसमें भी चेंजेस आने लगे। अब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की जो रीति रिवाज, उनकी आदतों को, उनकी जीवन शैली को अपना लेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो लोग पंजाब आए थे, पंजाब की जीवन शैली को उन्होंने अपना लिया था, तो इससे नई सांस्कृतिक भावना का विकास हुआ था। उसके बाद है खान पान की शैली में परिवर्तन। सेम चीज़ आपको लिखना है कि शहरों में खान पान की शैली में अब परिवर्तन आने स्टार्ट हो गई। जो प्रवासी के आगमन के बाद फल सब्जियों की सभी किस्मों का प्रयोग किया जाने लगा। शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का भी प्रचलन बढ़ने लगा। तो पहले लोग सब्जियां साग खाते थे, उसके बाद मांस मच्छी भी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। खान पान में इसी तरह चेंजेस आना स्टार्ट हुए। फिर आवागमन के साधनों में परिवर्तन। आवागमन यानी कि आने जाने का साधन। पहले क्या होता था, धुआं से चलने वाले जहाज़ होते थे, रेलगाड़ी होती थी। फिर धीरे धीरे स्कूटर आया, ऑटो रिक्शा आया। रोज़गार प्राप्त करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करने लगे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है आवागमन के साधनों में चेंजेस आए। फिर नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। स्थानीय जनता की जीवन शैली में पर विस्थापित लोगों का कई प्रकार से लाभकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, कृषि व्यवसाय, यातायात, शिक्षा और उद्योग के विकास के लिए सामाजिक आधुनिकीकरण संभव हो पाया। तो नई नई चीज़ें आई, किस तरह से टाइम टू टाइम परिवर्तन आया, आर्थिक विकास हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, शहरीकरण का विस्तार हुआ। तो स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय की सारी चीज़ें ओपन हुई। तो नए दृष्टिकोण का विकास ऐसे आपको लिखने, और लास्ट में आपने जितना भी कुछ पढ़ा है उसका निष्कर्ष आपको लिख देना है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए 2022 का, 2021 का, 2020 का, किसी भी ईयर का, तो आप मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके ज़रूर देखिए क्वेश्चन पेपर वाली प्लेलिस्ट में। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड चैप्टर है आपका विभाजन के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। बहुत इजी चैप्टर है। तो यूनिट फर्स्ट में आपके ये 3 चैप्टर आएंगे। इसमें से ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप ये 2 चैप्टर ज़रूर करें। ठीक है, तो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे विभाजन के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।